वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज़ मिहिर ठाकुर। तो फाइनली वो चीज़ हो ही गई जिसकी पूरे देश को इंतज़ार थी, यानी कि चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हम लोगों ने 14 जुलाई 2030 को कर ली थी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। जैसा कि आप सभी को पता है, 2:35 के दोपहर को जो है ये लॉन्चिंग हुई थी। तो आज की वीडियो में हम लोग चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या एस्पेक्ट्स को समझेंगे, थोड़ा सा देख लो कि क्यों की गई चंद्रयान 3, कैसे चंद्रयान 3 जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करेगा, इसकी क्या मकसद है, ठीक है। और अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग कर लिए तो क्या अचीव होगी, हमें सॉफ्ट लैंडिंग हम किस तरीके से करेंगे, और जो पाथ होगा यहाँ से सैटेलाइट यानी कि लैंडर और रोवर का यहाँ से मून तक पहुँचने का पाथ वो कैसा होगा, और चंद्रयान 2 में क्या फेलियर्स आ गई थी जिसकी वजह से चंद्रयान 3 करनी पड़ी। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 जो है वो कंडक्ट कराया गया था हमारे इंडिया में, और इसका लैंडिंग का जो टाइम था वो 6 सितंबर 2019 को था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो चंद्रयान 2 था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा और पूरी तरह से फेलियर भी नहीं रहा। तो कैसे, देखो, चंद्रयान 2 जो है वो बेसिकली GSLV Mark 3 के द्वारा हम लोगों ने यहाँ से भेजा था, और इस चंद्रयान 2 के सैटेलाइट में तीन चीज़ें कंसिस्ट थी, ठीक है। जो कि एक हमारा ऑर्बिटर था, दूसरा हमारा लैंडर विक्रम था, और रोवर प्रज्ञान था, ठीक है। तो इसका काम था कि ऑर्बिटर का काम था कि चंद्रमा के चारों तरफ ऑर्बिटल चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाना, और लैंडर का काम था कि चांद पे लैंड करना। और लैंडर के अंदर ही हमारा रोवर होता, जो कि रोवर लैंडर के अंदर से निकलता, और रोवर का काम था चंद्रमा के सरफेस पे विजिट करना, वहाँ से डेटा कलेक्ट करके इसरो को ट्रांसमिट करना, डेटा भेजना। यहाँ की आप देख सकते हो कि ये हमारा ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 का, और ये हमारा लैंडर, और ये हमारा रोवर, ठीक है। तो ये बेसिकली मकसद था चंद्रयान 2 का। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो गई और उसके बाद जब लैंड करने का टाइम आया था तो सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग नहीं कर पाए थे, जिस वजह से लैंडर जो है वो सॉफ्टली मून पे लैंड नहीं हुई, तो ये क्रैश कर गया था। हालांकि ऑर्बिट जो है वो आज भी चंद्रयान 2 का चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। तो हम इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजे हैं, सिर्फ लैंडर एंड रोवर को भेजे हैं, जो कि प्रोपल्सन मॉड्यूल से अटैच्ड होकर के गया हुआ है। उसको हम लोग आगे समझेंगे। देखो, चंद्रयान 3 जो है वो बेसिकली 3 स्टेजेस में कंसिस्ट है, सेम जैसे चंद्रयान 2 था। ये पहला स्टेज होगा इसका, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में मैन्यूवर करेगा, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट को चक्कर लगाएगा। देखो, 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 यहाँ से लॉन्च करी गई तो वो कहाँ जाएगा, पहले अर्थ के ऑर्बिट में जाएगा, उसके बाद अर्थ के ऑर्बिट को चक्कर लगाएगा। इसको हम पिक्चर में भी समझेंगे बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद ट्रांस लूनार इंजेक्शन होगी, ठीक है, और ट्रांस लूनार इंजेक्शन के बाद ये लूनार ऑर्बिट का मैन्यूवर करेगा, यानी कि चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, एंड देन जा करके क्या करेगी भाई, सॉफ्ट लैंडिंग होगा। आफ्टर द चंद्रयान 3 कंप्लीट्स द 3 स्टेजेस, द लैंडर सेपरेट्स फ्रॉम द propulsion मॉड्यूल। जब चंद्रयान 3 तीनों स्टेजेस कंप्लीट कर लेगा और चांद का जो लूनार ऑर्बिट है उसका भी मैन्यूवर कंप्लीट कर लेगा, तब प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो सेपरेट हो जाएगा लैंडर से, एंड देन हम एंटर करेंगे ऑर्बिट में, मतलब कि मून के ऑर्बिट के क्लोज एंटर कर जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। अब देखो, इसको थोड़ा डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखो, यहाँ आप देख सकते हो अच्छे से कि सबसे पहले अभी हम लोगों ने चंद्रयान 3 को ऊपर भेजा, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में भेजा। तो अब क्या करेगी वो, चंद्रयान 3 का जो सैटेलाइट है वो अर्थ का मैन्यूवर करेगा, यानी कि ये देख रहे हो कि अर्थ का चक्कर काटेगा। कैसे काटेगा, देखो, सबसे पहले ये नज़दीकी चक्कर काटेगा और धीरे धीरे अपने ये स्पेस को बढ़ाता चला जाएगा हर चक्कर में, और जब ये स्पेस बढ़ जाएगा उसके बाद ये यहाँ से इंजेक्ट करेगा मून, यानी कि ट्रांस लूनार इंजेक्शन इसको ही कहते हैं। कि जब चंद्रयान 3 का सैटेलाइट अर्थ से लेकर के मून की तरफ बढ़ेगा, इसको हम ट्रांस लूनार इंजेक्शन कहेंगे, और फिर ये मून के ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा, और धीरे धीरे ये मून का ऑर्बिट, ये देखो, ये ऐसा है, मून के ऑर्बिट में लंबे दूरी को कवर करेगा, और उसके बाद ये धीरे धीरे हर रोटेशन में, हर रिवॉल्यूशन में क्या करेगा, अपना जो डिस्टेंस है वो कम करता चला जाएगा, और जब इसका डिस्टेंस करीब 30 किलोमीटर के नज़दीक होगा मून के सरफेस से, तब प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो क्या होगा, लैंडर से सेपरेट हो जाएगा, और तब हम जा कर के मून के सदर्न हेमिस्फीयर वाले एरिया पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे लैंडर का।
बेसिकली ये अर्थ के चारों तरफ 5 दिन तक मोन्यूवर करेगा, यानी कि 5th मोन्यूवर करेगा और मून के 4 चक्कर काटेगा और उसके बाद जा कर के ये लैंड करेगी। अब देखो लैंड किस दिन होगी, लैंडिंग जो है वो बेसिकली 1 महीना लग जाएगा लैंडिंग में। तो 23 अगस्त को क्या होगा, लैंडिंग होगा मून के ऊपर। 23 से 24 अगस्त का डेट जो है वो क्या किया गया है, एक्सपेक्ट किया गया है लैंडिंग के लिए। और जिस दिन ये लैंड हो जाएगा उसके बाद जो हमारा रोवर है वो मून के ऊपर 14 दिन तक रहेगा, यानी कि मून का एक दिन पृथ्वी का 14 दिन के बराबर होता है। तो 1 लूनार डे तक ये अगर रहेगा तो ये बेसिकली चांद पे एक ही दिन के लिए रहा, अकॉर्डिंगली लूनार डेज, यानी कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो इसी अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम अगर काउंट कर दें पृथ्वी से तो 14 दिन तक जो है रोवर वहाँ पे विजिट करेगा, वहाँ से डेटा हमारे कलेक्ट करके हमें ट्रांसमिट करेगा। अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली क्या ज़रूरत थी चंद्रयान 3 की, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है। देखो सबसे पहले तो चंद्रयान 2 जो है वो हमारा कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रहा था, इसीलिए हम लोगों ने चंद्रयान 3 कंडक्ट करा। और अगर हम लोग 23 जो अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर पाते हैं मून के सदर्न हेमिस्फेयर पे, तो हम वर्ल्ड के पहले देश बन जाएंगे जो कि मून के सदर्न हेमिस्फेयर वाले जगह पे लैंडिंग करवा पाएगा सॉफ्टली। और चौथे देश बन जाएंगे चांद के मिशन को कंप्लीट करने वाले आफ्टर यूएसए, रसिया एंड चाइना। ठीक है, देखो और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले तो सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करना है हमें, ये तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, रोवर जो है वो क्या करेगा, मून के ऊपर विजिट करेगा, मून के ऊपर रोव करेगा। और टू कंडक्ट द इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है इंडिया इंडिजिनियसली उसको अचीव करना चाह रहा है और उसको करेगा। और जो भी मून के ऊपर पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती है उसके रिफ्लेक्शंस को हम समझने की कोशिश करेंगे, मेज़र करेंगे वहाँ के डेंसिटी ऑफ आयंस को और इलेक्ट्रॉन्स के जो वहाँ पे मून पे मौजूद है उसका डेंसिटी क्या है। ठीक है, मून की जो सरफेस है वो कैसी होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड जो मेज़र करेंगे वहाँ पे टेम्परेचर को, जो मून के ऊपर जो पोलार रीजन है उसकी क्या टेम्परेचर होती है, क्या टेम्परेचर फ्लक्चुएट होती है या नहीं होती है, किस तरीके के टेम्परेचर वहाँ पे मंथली ईयरली रहती है, उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और मून का जो लैंडिंग साइट है उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, मून क्वेक से कंपेयर करेंगे, यानी कि जो मून पे क्वेक आती है, यानी कि जैसे अर्थ क्वेक है वैसे मून क्वेक भी होता है, मून के ऊपर भूकंप आना, वो भूकंप कैसे आती है, आती भी है या नहीं आती है, उन सभी चीज़ों को हम वहाँ पे रिसर्च करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। और मून की जो डायनेमिक्स नेचर है उसको भी हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो साइंस में कोई भी थियरी परमानेंटली ट्रूथ नहीं होता है, तो हमेशा थियरीज जो है वो चेंज होती रहती है। अभी तक थियरी है कि मून का फॉर्मेशंस कैसे हुआ, तो वो थियरी जो भी है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा दी गई या किसी और कंट्रीज़ के द्वारा अलग अलग थियरीज दी गई। इंडिया अगर इस एक्सपेरिमेंट को अचीव कर लेता है, इस मिशन को कंप्लीट करता है सक्सेस, तो हो सकता है इंडिया कोई और थियरी भी बता पाए कि मून का ओरिजिन, जन्म कैसे हुआ, असलियत में कैसे हुआ, सच क्या है इसके पीछे, अर्थ कैसे बना, स्पेस में और क्या नई नई जानकारी है जो अभी तक वर्ल्ड को नहीं पता चली है। हो सकता है इंडिया उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो होप करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाए मिशन हमारा। तो सो लेट्स प्रे फॉर दिस मिशन। और आप इतना प्रे ज़रूर करना कि 23 अगस्त को हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर पाएँ और बेहतर डेटा कलेक्ट कर पाएँ वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली। सो आई होप वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।